नमस्कार प्रशिक्षुओं, विद्यार्थियों एवं साथियों। आज हम कंटेंट लेकर उपस्थित हैं जिसका शीर्षक है व्यक्तित्व के उपागम। शॉर्ट में कहें तो व्यक्तित्व उपागम, अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी क्या है, यानी उसका अर्थापन करेंगे, परिभाषित करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व का अंग्रेजी अनुवाद किया जाए तो पर्सनालिटी होता है, जो लैटिन शब्द पर्सोना से बना है और जिसका अर्थ होता है मुखौटा। नाटककार लोग, कलाकार लोग जो मुखौटा पहनते थे उसी को हम पर्सोना कहते थे। ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसको ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व के लिए यही शब्द प्रयोग किया जाने लगा, लेकिन मनोवैज्ञानिकों द्वारा इसको अवैज्ञानिक शब्द करार दे दिया गया। कहा गया कि व्यक्तित्व के लिए यह परिभाषा सर्वथा उचित नहीं है। और फिर आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा इन्होंने दी। और दूसरी परिभाषा ड्रेवर की है। इन्होंने कहा व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक गुणों के सुसंगठित और गत्यात्मक संगठन के लिए किया जाता है, जिसे वह अन्य व्यक्तियों के साथ अपने सामाजिक जीवन के आदान प्रदान में व्यक्त करता है। ये परिभाषा अत्यंत उत्तम है। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, नैतिकता, सामाजिक गुणों का जो संगठित रूप है और जिसको कार्य प्रणाली में, कार्य प्रक्रिया में लाता है और जो संगठित रूप में अपने पास रखता है और उसके द्वारा ही अन्य लोगों से, अन्य समाज के व्यक्तियों से व्यवहारों का जो आदान प्रदान होता है, उसे ही हम व्यक्तित्व शब्द से परिभाषित करते हैं। अब देखते हैं व्यक्तित्व के उपागम। व्यक्तित्व के उपागम होते हैं, यानी व्यक्तित्व के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरह के उपागमों का प्रयोग किया जा रहा है। और इन उपागमों के अंतर्गत दो प्रकार के उपागम आते हैं। पहला है प्रकार उपागम और दूसरा है शील गुण उपागम। प्रकार उपागम में व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। प्रकार उपागम व्यक्तित्व का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को विभिन्न भागों में बांटा गया है और उसके आधार पर उसके शील गुणों का वर्णन किया गया है। मॉर्गन, किंग, विज तथा स्कोपलर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार से तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग से है जिनके गुण एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे अंतर्मुखी एक प्रकार है और जिन व्यक्तियों को इसमें रखा जाता है उनमें कुछ सामान्य गुण होते हैं, जैसे संकोचशीलता, सामाजिक कार्यों में अरुचि, लोगों से कम मिलना जुलना पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम बहिर्मुखी देखें तो बहिर्मुखी में दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं और कई प्रकार के उसमें भी होते हैं। जैसे समाज प्रिय होते हैं, वो यथार्थवादी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो इस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति को हम एक प्रकार में रखेंगे, इसी से अभिप्राय लगाया जाता है। तो प्रकार उपागम में क्रेस्मर महोदय ने जो वर्गीकरण किया उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। वो चार प्रकार का इन्होंने बताया। कहा स्थूलकाय। स्थूलकाय माने ऐसे व्यक्ति जिनका कद छोटा हो, शरीर भारी और गोलाकार हो, गर्दन छोटी मोटी हो, इनका स्वभाव सामाजिक और खुश मिजाज होता है, प्रसन्न रहते हों, ऐसे प्रकार के व्यक्ति को हम स्थूलकाय प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। क्रेस्मर महोदय ने किया। कृशकाय, इस तरह के व्यक्ति का कद लंबा होता है परंतु वे दुबले पतले होते हैं, मांसपेशियां विकसित नहीं होती हैं, स्वभाव चिड़चिड़ा होता है और सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर रहने की प्रवृत्ति होती है। ये कृशकाय प्रकार का वर्गीकरण इन्होंने क्रेस्मर महोदय ने किया। पुष्टकाय माने
ऐसे व्यक्ति जिनकी मांसपेशियां काफ़ी विकसित और गठी हुई होती हैं, शारीरिक कद न तो लंबा होता है और न मोटा होता है, न छोटा होता है, शरीर सुडौल होता है, संतुलित होता है, स्वभाव में अधिक चंचलता न होती है और न कम, और न मंदन इनके अंदर नहीं होता है, और एक काफ़ी सामाजिक प्रतिष्ठा इनको मिलती है। ऐसे शरीर वाले व्यक्ति को क्रेस्मर महोदय ने पुष्टकाय कहा है। फिर है विशालकाय। विशालकाय माने जिनमें तीनों गुण प्रकार के गुण मिले जुले रूप में पाए जाते हैं, उन्हें ही हम विशालकाय श्रेणी में रखते हैं। अब सेल्डन महोदय ने कहा है, सेल्डन महोदय ने जो प्रकार उपागम के अंतर्गत वर्गीकृत किया है वो 3 प्रकार से किया है। इन्होंने 1990 में शारीरिक गठन के आधार पर सिद्धांत दिया, जिसे सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है। सोमेटोटाइप सिद्धांत कहा जाता है। सेल्टन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे और नाटे दिखते हैं। इस तरह शारीरिक गठन वाले व्यक्ति आराम पसंद होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, सामाजिकता तथा खाने पीने की चीज़ों में अभिरुचि दिखाने वाले होते हैं। मेसोमॉर्फी, ऐसे लोगों की हड्डियां और मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं और शारीरिक गठन सुडौल होता है। एक्टोमॉर्फी, ऐसे व्यक्तियों का कद लंबा, दुबला, पतला होता है, मांसपेशियां अविकसित होती हैं, शारीरिक गठन इकहरा माने दुबला पतला होता है। इन्हें अकेले रहना, लोगों के साथ कम मिलना जुलना पसंद रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत। व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत, जिसमें आलपोर्ट महोदय महत्वपूर्ण है। आलपोर्ट का नाम शील गुण सिद्धांत के साथ मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि आलपोर्ट के द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत नाम दिया गया है। इन्होंने 2 प्रकार का वर्गीकरण किया है। शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, एक सामान्य शील गुण और दूसरा व्यक्तिगत शील गुण, पर्सनल। सामान्य शील गुण से तात्पर्य उन्होंने ऐसे लगाया है कि ऐसे शील गुण से लगाया है जो किसी समाज संस्कृति के अधिकतर लोगों में पाया जाता है, जो बहुतायत हो, बहुसंख्यक हो, ऐसे लोगों को सामान्य शील गुणों वाला कहा है। व्यक्तिगत शील गुण यह अधिक विवरणात्मक होता है, इसमें संभ्रांति भी कम होती है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तिगत प्रवृत्ति 3 प्रकार की होती है। इन्होंने व्यक्तिगत शील गुण जो बताए वो 3 प्रकार उसमें बांटे। पहला है कार्डिनल प्रवृत्ति। इस प्रकार की व्यक्तिगत प्रवृत्ति व्यक्तित्व का इतना प्रमुख एवं प्रबल गुण है कि इसे छिपाया नहीं जा सकता। ऐसा व्यवहार व्यक्ति का जो जिसे छिपा न सके, तो उस प्रकार का, और व्यक्ति के प्रत्येक व्यवहार की व्याख्या इस तरह से कार्डिनल प्रवृत्ति के रूप में आसानी से की जा सकती है। ये व्यक्तिगत गुण है, लेकिन वो छिपाया नहीं जा सकता। इसको पहला व्यक्तिगत शील गुणों में पहले नंबर पर रखा है इन्होंने। दूसरे नंबर पर रखा है केंद्रीय प्रवृत्ति, यानी ये सभी व्यक्तियों में जो पाई जाती है केंद्र में है। प्रत्येक व्यक्ति में 5 से 10 ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो जिनके भीतर उनका व्यक्तित्व अधिक सक्रिय रहता है। इन गुणों को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा गया है, जैसे सामाजिकता, आत्मविश्वास। अगला है तीसरा गौड़ प्रवृत्ति, यानी गौड़ प्रवृत्ति वैसे गुणों को कहते हैं जो व्यक्तित्व के लिए कम महत्वपूर्ण, कम संगत, कम अर्थपूर्ण और कम स्पष्ट होते हों। जैसे खाने की आदत, केस, कैसे बाल रखें, केस की शैली और बाकी चलने उठने का ढंग, शैली। एक व्यक्ति के लिए कोई प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति हो सकती है, वही दूसरे के लिए गौड़ प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रकार से आपने देखा कि व्यक्तित्व क्या होता है, यानी लैटिन शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी माने मुखौटा। जब नाटककार लोग, कलाकार लोग जो मुखौटा पहनते थे रूप बदलने के लिए,
तो उससे ही इसका अर्थ लगाया जाता था, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसको अवैज्ञानिक घोषित कर दिया और नई नई परिभाषाएं दी। फिर व्यक्तित्व की परिभाषा किया और व्यक्तित्व के उपागम को दो प्रकार से बांटा गया, एक प्रकार का उपागम और दूसरा शील गुण उपागम। यानी आंतरिक व्यवहारों के आधार पर बांटें तो शील गुण सिद्धांत या उपागम हो जाता है, और प्रकार ऊपर से देखने के आधार पर यदि बांटे तो प्रकार उपागम कहता है। प्रकार उपागम में क्रिस्मर महोदय ने 4 प्रकार दिए हैं, स्थूलकाय प्रकार, कृशकाय, पुष्टकाय, विशालकाय। सेल्डन महोदय ने एंडोमार्फी, मेसोमार्फी, एक्टोमार्फी। और शील गुण जैसे नाम आएगा व्यक्तित्व के साथ जुड़ेगा, वैसे आलपोर्ट महोदय का योगदान प्रस्तुत हो जाएगा और उसका नाम, इसीलिए उस सिद्धांत का नाम रख दिया गया आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत। इन्होंने 2 प्रकार के शील गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया व्यक्तित्व का, पहला सामान्य शील गुण, दूसरा व्यक्तिगत शील गुण। व्यक्तिगत शील गुण को 3 भागों में बांटा है, कार्डिनल प्रवृत्ति ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग, केंद्रीय प्रवृत्ति वाले और गौड़ प्रवृत्ति वाले। इसके आगे भी देखें तो व्यक्तित्व का साम्प्रतिक सिद्धांत है, कार्ल रोजर्स ने दिया है और इसने 3 भागों में बांट दिया है, व्यक्तित्व के स्थायी पहलू, व्यक्तित्व के गतिकी, व्यक्तित्व का विकास। अब्राहम मैस्लोरू व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत के जो समर्थक हैं और ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक जनक माने गए हैं। इन्होंने कहा है कि संपूर्ण प्राणी का विकास उसके भीतर से संगठित ढंग से होता है। इन आंतरिक कारकों की तुलना में बाह्य कारकों जैसे अनुभूतियों आदि का महत्व नगण्य कहा है। ठीक, और एक व्यक्तित्व का अभिप्रेरण का पदानुक्रमिक मॉडल है जो मैस्लो द्वारा प्रस्तुत है। इनका कहना है कि मानव अभिप्रेरक जन्मजात होते हैं और उन्हें प्राथमिकता या शक्ति के आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। ऐसे अभिप्रेरकों को प्राथमिकता या शक्ति के आरोही क्रम में इस प्रकार बताया गया है कि इनमें से प्रथम 2 आवश्यकताएं जो आपने पढ़ा है, शारीरिक और आवश्यकता, फिर दूसरी सुरक्षा की आवश्यकता निचले स्तर की होती है। उसके बाद अंतिम 3 अवस्थाएं बताई जो कहा गया कि सुरक्षा, स्नेह, सम्मान और फिर आत्मसिद्धि सबसे लास्ट का है। इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तित्व के पदानुक्रमिक मॉडल को प्रस्तुत किया। इसका क्रम देखें तो ऐसे होता है, आपको याद आ जाएगा। देखिए ऐसे बनाया है इन्होंने, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। पहले 2 में इन्होंने आवश्यकता यानी शारीरिक आवश्यकता, भोजन पानी आदि, फिर सुरक्षा की आवश्यकता, फिर इन्होंने कहा कि प्रेम की आवश्यकता, फिर इन्होंने कहा सम्मान की आवश्यकता, गुड, फिर उसके बाद आत्मसिद्धि, जो चाहता है वही होना चाहिए। यानी पहले बेसिक स्तर से चलते हैं और इस प्रकार से इस पदानुक्रमिक सिद्धांत को या मॉडल का रूप इन्होंने प्रस्तुत किया। धन्यवाद।